कहानी की शुरुआत वर्ष 2010 में होती है। CIA एजेंट मैथ्यू और एमिली एक खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य गोर नामक एक यूरोपीय आतंकवादी के बंगले में घुसपैठ करना है। इस समय गोर अपने 8 वर्षीय बेटे के लिए जन्मदिन की पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। उनका मिशन ICS कुंजी को चुराना है, जो दुनिया की महत्वपूर्ण प्रणालियों को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। जाने से पहले एमिली चुपके से गर्भावस्था परीक्षण करती है। मैथ्यू उसे जल्दी करने और तैयार होने के लिए कहता है। जब वे गोर के घर पहुंचते हैं तो एमिली इस बात पर जोर देती है कि मैथ्यू अपनी बंदूक कार में ही छोड़ दे। वो उसे याद दिलाती है कि ये बच्चों की पार्टी है और एक आवारा गोली किसी को घायल कर सकती है। उनके हैंडलर चक उन्हें सूचित करते हैं कि वे फ्रांसीसी हथियार डीलरों के रूप में पेश आएंगे। जैसे ही वे हाथ पकड़कर पार्टी में प्रवेश करते हैं, चक उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को नोटिस करता है। उनका कहना है कि उन्हें एक साथ भेजना एक गलती हो सकती थी। एमिली का दावा है कि वे केवल मिशन की खातिर ही ऐसा कर रहे हैं। चक जवाब देता है कि अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो उन्हें झूठ बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। घर के अंदर एमिली अपने हाथ पर एक रसायन का छिड़काव करती है। जब गोर उसका हाथ पकड़कर चूमता है तो उसकी उंगलियों के निशान कैद हो जाते हैं। इसी दौरान एमिली की घड़ी के माध्यम से उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। चक दूरस्थ स्थान से उन्हें चरण दर चरण मार्गदर्शन करता है। कुछ ही देर में मैथ्यू और एमिली गोर के निजी कार्यालय पहुंच जाते हैं। चोरी किए गए फिंगरप्रिंट और वॉइस डेटा का उपयोग करके वे तिजोरी को खोलते हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक ICS कुंजी प्राप्त कर ली। तिजोरी खुलते ही एक साइलेंट अलार्म बजने लगता है। गार्ड तुरंत कमरे में घुस गए। मैथ्यू और एमिली बिना किसी झिझक के जवाबी हमला करते हैं और सभी गार्डों को मार डालते हैं। इसके बाद चक उन्हें एक छिपी हुई हवाई पट्टी की ओर ले जाता है। वहाँ बैरन एंड्रयूज नाम का एक MI6 एजेंट उनका इंतजार कर रहा है। बैरन गोर का पूर्व प्रेमी भी है और उस जेट का निर्माता भी है जिसका वे दोनों इस्तेमाल करेंगे। चक ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वे बैरन को ICS कुंजी के बारे में न बताएं। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बैरन ने एमिली का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्पष्ट रूप से स्नेह दिखाया। हालांकि मैथ्यू के प्रति उसका व्यवहार ठंडा और अटपटा है। वे कुछ तनावपूर्ण शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसके तुरंत बाद जेट विमान उड़ान भरता है। ये मानते हुए कि मिशन लगभग पूरा हो चुका है, मैथ्यू ने शैंपेन के साथ जश्न मनाने का सुझाव दिया। एमिली इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मैथ्यू पूछता है कि वो क्या छिपा रही है। एमिली आखिरकार मान लेती है कि वो गर्भवती है। वो अपनी बात को साबित करने के लिए कई टेस्ट किट दिखाती है। मैथ्यू पहले तो चौंक जाता है, लेकिन जल्दी ही खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो खुशी खुशी उसके साथ परिवार शुरू करना चाहेगा। जैसे ही वे इस खबर का जश्न मना रहे थे, एमिली को अचानक मतली महसूस होने लगी। वह शौचालय की ओर दौड़ती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोकती है और कहती है कि शौचालय उपलब्ध नहीं है। एमिली का कहना है कि वो इंतजार नहीं कर सकती। मैथ्यू को ये अजीब लगता है क्योंकि उड़ान 11 घंटे तक चलने वाली है। एमिली चुपचाप मैथ्यू को इशारा करती है कि कुछ गड़बड़ है। बिना किसी चेतावनी के फ्लाइट अटेंडेंट ने बंदूक निकाल ली। वह उनसे IC कुंजी सौंपने की मांग करती है। मैथ्यू उसका ध्यान भटकाने के लिए चाबी को हवा में उछाल देता है। मौके का फायदा उठाते हुए एमिली हमला करती है और हथियार छीन लेती है। इसी दौरान अन्य हमलावर भी सामने आ जाते हैं। विमान के अंदर हिंसक झड़प छिड़ जाती है। उस अफरा तफरी के दौरान उसी फ्लाइट अटेंडेंट को गोली लग जाती है। वह शांति से उसे बंदूक में लोड करती है। ठीक उसी समय जब वो गोली चलाने ही वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। गोली अपने लक्ष्य से चूक गई और पायलट को लग गई। विमान तुरंत नियंत्रण से बाहर होकर घूमने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने दौड़कर पैराशूट और ICS की चाबी पकड़ी। ठीक उसी क्षण विमान एक पहाड़ से टकरा गया। उस खलनायक को विमान से बेरहमी से बाहर फेंक दिया गया। विमान अब पूर्णतः नष्ट होने से बस कुछ ही क्षण दूर था। अगर उन्हें जीना था तो उन्हें कूदना ही था। मैथ्यू ने एमिली पर आखिरी पैराशूट लगाया। उसने उससे कहा कि वो अपना और अपने अजन्मे बच्चे का ख्याल रखे। एमिली ने उसे पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपने पैर मैथ्यू की कमर के चारों ओर लपेट लिए और पैराशूट खोल दिया। वे दोनों गिरने के बाद बच गए। लैंडिंग के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे अब एजेंट के रूप में सामान्य जीवन नहीं जी सकते। विस्फोट इतना भीषण था कि सभी को यही लगेगा कि वे लोग दुर्घटना में मारे गए। इसी वजह से उन्होंने गायब हो जाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प समझा। मैथ्यू ने कहा कि उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जाना आसान था। उसने एमिली को चेतावनी दी कि उसे अपनी मां से हमेशा के लिए दूर रहना होगा। एमिली ने जवाब दिया कि ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वे वैसे भी कभी एक दूसरे से अच्छे से नहीं बनती थी। 15 साल बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। मैथ्यू और एमिली अब अपने बच्चों के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। उनकी बेटी एलिस गुस्सैल स्वभाव की है और हमेशा वही करती है जो वो चाहती है। वह अपने माता पिता की बात बहुत कम सुनती है। उनका बेटा लियो शर्मीला है और अपना अधिकांश समय गैजेट्स में डूबे रहने में बिताता है। स्कूल जाते समय एमिली पूछती है कि क्या उन्हें उस रात एक फिल्म देखनी चाहिए। एली उसकी बात अनसुनी कर देती है और कहती है कि वो एक दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रही है। बच्चों को छोड़ने के बाद मैथ्यू और एमिली चुपके से दूरबीन से उन्हें देखते हैं। जासूसों की तरह वे दूर से सावधानी पूर्वक अवलोकन करते हैं। एमिली देखती है कि एलिस फिर से उसी लड़के के साथ है। मैथ्यू को अपने ही बच्चों की जासूसी करने में असहजता महसूस होती है। उनका कहना है कि उन्हें अपना जीवन जीने देना चाहिए। एमिली रुकने से इनकार कर देती है और बताती है कि वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। वो तो यहाँ तक दावा करती है कि उसने उन्हें चुंबन करते हुए देखा था। अचानक एलिस की नजर उन पर पड़ती है। वो गुस्से से पूछती है कि वे लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। पकड़े जाने पर शर्मिंदा होकर मैथ्यू और एमिली चुपचाप गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। उस रात एमिली अपनी बेटी के बारे में शिकायत करती है। वो कहती है कि एलिस उसकी बात कभी नहीं सुनती। वो गुस्से में भोजन के लिए चिल्लाती है और किशोरों की निकम्मीपन को लेकर उनका अपमान करती है। अपनी भड़ास निकालते समय उसकी नजर एलिस के बैग पर पड़ती है। अंदर ही अंदर लैपटॉप को बार बार संदेश मिलने लगते हैं। एमिली विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः उसे उठा लेती है। वो पासवर्ड का अनुमान लगाकर इसे अनलॉक करने का प्रयास करती है। हर प्रयास विफल रहा। मैथ्यू आता है और पूछता है कि वो क्या करती है। वह उसे चेतावनी देता है कि इन हरकतों से उनकी बेटी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएगी। एमिली का कहना है कि उसे शक है कि एलिस ने झूठ बोला और पढ़ाई करने के बजाय कहीं और चली गई। मैथ्यू उसे लैपटॉप खोलने से रोकने की कोशिश करता है। उसी क्षण एमिली उस पर से एक छोटा सा स्टिकर निकाल लेती है। वो एक पल सोचती है और पासवर्ड डालती है, मॉम सक्स। लैपटॉप तुरंत अनलॉक हो जाता है। इससे वो बेहद नाराज हो जाती है। वो संदेशों को पढ़ती है और पता चलता है कि एलिस केमिकल एपोकैलिप्स नामक एक कार्यक्रम में भाग लेने की योजना बना रही है। नाम सुनते ही लियो बताता है कि ये क्या है। उनका कहना है कि ये एक क्लब पार्टी है। उनके अनुसार इसमें भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और शराब का सेवन शामिल है। ये सुनकर एमिली और मैथ्यू एलिस के फोन को ट्रैक करते हैं और क्लब की ओर निकल पड़ते हैं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एलिस VIP क्षेत्र में नाच रही है।
एमिली सीधे उसके पास जाती है और उसे नाम से पुकारती है। वो उसे तुरंत घर जाने का आदेश देती है। उसी समय लड़कों का एक समूह उनके पास आता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। वे मैथ्यू का अपमान करते हैं और उसे बूढ़ा आदमी कहते हैं। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब लड़कों में से एक एलिसा को जाने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे एमिली बेहद क्रोधित हो जाती है। वो लड़के का गला पकड़कर उसका सिर दीवार पर दे मारती है। बाकी लड़के भी लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैथ्यू बिना किसी झिझक के एमिली के साथ चला जाता है। कुछ ही मिनटों में उन दोनों ने पूरे समूह को ढेर कर दिया। वे गिरोह के सरगना को भी जमीन पर पटक देते हैं। लड़ाई के बाद एमिली और मैथ्यू को पता चलता है कि पूरी घटना फोन पर रिकॉर्ड हो गई थी। मैथ्यू ने तुरंत वो उपकरण छीन लिया। वो वीडियो को तुरंत डिलीट कर देता है। घर लौटते समय वे कबूल करते हैं कि उन्होंने एलिस के लैपटॉप का इस्तेमाल करके उसकी जासूसी की थी। सजा के तौर पर उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया और कई दिनों तक घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। गुस्से में आकर एलिस चिल्लाती है कि वो इतनी दूर के कॉलेज में दाखिला लेगी कि उसे उनसे फिर कभी मिलना ही न पड़े। इससे तीखी बहस छिड़ जाती है। एलिस गुस्से में उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। वह जानना चाहती है कि वे इतनी अच्छी तरह से कैसे लड़ सकते हैं। एमिली ने सहज भाव से जवाब दिया कि उन्होंने एक बार ताइक्वांडो की कुछ कक्षाएं ली थी। इस प्रतिक्रिया से एलिस का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाकर कहती है कि कुछ ही कक्षाओं से वे इतने कुशल कभी नहीं बन सकते। बाद में एमिली मैथ्यू से स्वीकार करती है कि उसे एजेंट के रूप में अपना जीवन याद आता है। मैथ्यू उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया था। मजाक में ही सही वे अपने पुराने प्रशिक्षण के दांव पेच दोहराने लगते हैं और आपस में खेलने कूदने लगते हैं। इसी बीच एलिस लियो से बहस करने लगती है। वह पूछती है कि उसने उसके ठिकाने की जानकारी उनके माता पिता को क्यों दी। लियो ने हर बात से इनकार किया और दावा किया कि उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। मन ही मन वो इस बात से खुश है कि उसकी बहन पकड़ी गई। अगली सुबह उनका पूर्व बॉस चक अचानक उनके घर आ जाता है। मैथ्यू चौंक जाता है और पूछता है कि उसने उन्हें कैसे ढूंढा। चक बताते हैं कि क्लब में हुई लड़ाई का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। एमिली उससे जल्दी अंदर आने का आग्रह करती है। चक ने मना कर दिया और कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो सीधे मुद्दे पर आता है। चक ने खुलासा किया कि बैरन ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उनका कहना है कि बैरन अब गोर के साथ मिलकर उनकी तलाश कर रहा है। चक का कहना है कि चूंकि उसने उन्हें इतनी आसानी से ढूंढ लिया, इसलिए गोर को भी उनका स्थान पहले से ही पता होना चाहिए। एमिली असमंजस में है और पूछती है कि इतने वर्षों बाद आखिर वे क्या चाहते होंगे। इसके बाद चक ने खुलासा किया कि विमान के मलबे में ICS अधिकारी कभी नहीं मिला। गोर का मानना है कि एमिली और मैथ्यू के पास अभी भी वह उपकरण है। चक उन्हें चेतावनी देता है कि उनका घर अब सुरक्षित नहीं है। अचानक एक स्नाइपर की गोली सीधे चक की गर्दन में जा लगी। इसी दौरान कई हथियारबंद लोग बाहर दिखाई देते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। सौभाग्य से बच्चे अभी भी स्कूल में हैं। एमिली और मैथ्यू छिपने के लिए अंदर की ओर दौड़ते हैं। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमलावर अब उनके बच्चों को निशाना बना सकते हैं। बिना समय बर्बाद किए वे गैरेज की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने एक्सेलरेटर को जोर से दबाया, जिससे कार गैरेज के दरवाजे को तोड़ते हुए सीधे बदमाश के वाहन से टकरा गई। उसी समय एमिली और मैथ्यू दूसरी कार में बैठकर तेजी से वहां से चले गए। हथियारबंद लोग तुरंत उनका पीछा करने लगे। भागने के दौरान एमिली ने पूछा कि वे कैसे साबित कर सकते हैं कि उनके पास चाबी नहीं है। मैथ्यू हिचकिचाया और पूछा कि क्या वो नाराज होगी। फिर उसने स्वीकार किया कि उसने उससे कुछ छिपाया था। एमिली को सच्चाई का एहसास हुआ और उसने उस पर चाबी चुराने का आरोप लगाया। मैथ्यू ने समझाया कि वो नहीं चाहता था कि ये गलत हाथों में पड़ जाए। उसने खुलासा किया कि उसने IC को एमिली की मां के घर में छिपाया था, जो कड़ी सुरक्षा वाला एक सुरक्षित अनुसंधान केंद्र था। जैसे ही भाड़े के हमलावर करीब आने लगे, मैथ्यू ने तात्कालिक उपाय अपनाए। उसने डाइट कोक और मेंटोस का इस्तेमाल करके एक छोटा विस्फोटक बनाया। उसने उसे पीछा कर रही कार पर फेंक दिया। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। जैसे ही खतरा टल गया, वे दौड़कर स्कूल पहुंचे और बच्चों को वहां से ले आए। बच्चे डरे हुए और असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अचानक क्यों भागने लगे हैं। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए एमिली और मैथ्यू उन्हें सीधे हवाई अड्डे ले गए। हवाई अड्डे पर बच्चों ने पूछा कि वे अचानक इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं। एमिली ने उन्हें बताया कि वे अपनी दादी से मिलने जा रहे हैं। एलिस ने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूछा कि क्या उनकी कोई दादी भी है। उसने एमिली पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि एमिली हमेशा से यही दावा करती रही है कि उनकी दादी की मृत्यु हो चुकी है। मैथ्यू ने हस्तक्षेप किया और सबको शांत किया। विमान में एमिली ने बच्चों को सच बताने के बारे में सोचा। मैथ्यू ने उसे सलाह दी कि सब कुछ बताने से पहले कुछ दिन इंतजार करे। अगले दिन परिवार ने नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके लंदन में प्रवेश किया। वे एक पार्किंग क्षेत्र की ओर जाने वाली बस में सवार हो गए। मैथ्यू ने एक आदमी को कार से बाहर निकलते देखा और एमिली को इशारा किया। जैसे ही वे बस से उतरे, एमिली ने जानबूझकर उस आदमी को टक्कर मार दी। उसने बड़ी चतुराई से उसकी चाबियां चुराई और चुपके से मैथ्यू को दे दी। मैथ्यू ने तुरंत कार को घुमा लिया। उसने बच्चों को बताया कि उसने इसे किराए पर लिया है और उनसे जल्दी से अंदर जाने का आग्रह किया। उन्हें ये नहीं पता था कि गोर का एक आदमी भी बस में सवार था। उस व्यक्ति ने चुपके से अपने बॉस को उनके ठिकाने की जानकारी दे दी। बैरन को भी हवाई अड्डे की निगरानी प्रणाली के माध्यम से उनके आगमन के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि वो 15 वर्षों से ICS की तलाश कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को उनका पता लगाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सहायक को बच्चों पर नजर रखने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बच्चे कोई गलती कर बैठेंगे। कार के अंदर एमिली और मैथ्यू ने बच्चों से उनके फोन मांगे। उन्हें लेने के बाद एमिली ने सिम कार्ड निकालकर नष्ट कर दिए। कुछ ही देर बाद कार का ईंधन खत्म हो गया। लियो ने शिकायत की कि उसे बहुत भूख लगी है। वे पास के एक पेट्रोल पंप पर रुके। जब मैथ्यू कार में ईंधन भर रहा था तो उसने बच्चों को कुछ पैसे दिए। उसने उनसे अंदर जाकर कुछ खाने का सामान खरीदने को कहा। दुकान के अंदर भाई बहन बातें करने लगे। एलिस ने बताया कि उनके पासपोर्ट नकली थे। वो सोचने लगी कि क्या उनके माता पिता अपराधी थे। उसने सवाल किया कि वे उन्हें लेकर देश से क्यों भाग गए थे। फिर एलिस ने देखा कि लियो के गेमिंग डिवाइस में अभी भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। उसने पासपोर्ट पर जेफरी बेकर नाम देखने का जिक्र किया। वो अपने भाई से कहती है कि वो पता लगाए कि वो आदमी असल में कौन है। लियो ने थोड़ी सी खोजबीन की और पता चला कि जेफरी बेकर नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु 1952 में हुई थी। इस खोज से बच्चों का अपने माता पिता के प्रति संदेह और गहरा गया। बाहर मैथ्यू और एमिली यह तय कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। इसी समय गोर के आदमी भी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। बैरन भी उनका पता लगा लेता है।
मैथ्यू और एमिली ने देखा कि कुछ गुंडे इलाके को घेरे हुए हैं। इससे पहले कि वे हमला कर सकें, मैथ्यू एक टूटी हुई पाइप से ईंधन में आग लगा देता है। वो दुश्मनों को पीछे धकेलने के लिए आग की लपटों का इस्तेमाल करता है। एमिली एक हथियार उठाती है और उसके साथ मिलकर लड़ने लगती है। वह बिना किसी झिझक के पुरुषों पर हमला करती है। बच्चे अविश्वास से देखते रहते हैं। वे अपने माता पिता को एक्शन फिल्म के गुप्त एजेंटों की तरह लड़ते हुए देखते हैं। एक एक करके दुश्मनों का सफाया किया जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद मैथ्यू जल्दी से बच्चों को वापस कार में बिठा देता है। एमिली ने देखा कि एक बदमाश उन पर बंदूक ताने खड़ा है। वो गाड़ी को रिवर्स गियर में डालती है और तेजी से भाग जाती है। बच्चे अब पूरी तरह से भयभीत हैं। एलिस जवाब चाहती है। वो पूछती है कि वे आदमी कौन थे और उसके माता पिता ने उन पर हमला क्यों किया। वो ये भी पूछती है कि कोई उन पर गोली चलाने की कोशिश क्यों कर रहा था। इस बिंदु पर उसे यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता आतंकवादी हैं। कुछ ही देर बाद बैरन अपनी टीम के साथ वहां से गुजरता है। जब वो उन्हें देखता है तो वो ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का आदेश देता है। इससे पहले कि बैरन उसे पकड़ पाता, मैथ्यू कार्रवाई करता है। वह मालवाहक ट्रक को बांधने वाली जंजीर तोड़ देता है। भारी पाइप सड़क पर गिर जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू ट्रक के टायरों पर गोली चलाता है। ट्रक पलट जाता है और सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। बैरन गुस्से से देखता रहता है जब वे एक बार फिर भाग निकलते हैं। कार के अंदर बच्चे सच्चाई जानने की मांग करते हैं। अंततः मैथ्यू सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वो उन्हें बताता है कि वो और एमिली दोनों CIA एजेंट थे। वो बताते हैं कि वे जासूस थे। लियो इस खुलासे से रोमांचित है। वो अपने पिता को उत्साह से बताता है कि वो स्कूल के सभी पिताओं को पीट सकता है। मैथ्यू मजाक में कहता है कि वो उन्हें हरा सकता है, लेकिन एक ही समय में सभी को नहीं। एलिस इस स्वीकारोक्ति से प्रभावित होती है। इसके बाद एमिली बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए डांटती है। वो पूछती है कि उन्होंने ऑनलाइन जानकारी क्यों खोजी। लियो ने बताया कि उसने बस अपने गेमिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया। ये सुनकर मैथ्यू ने डिवाइस को पकड़ लिया। वह उसे गुजर रहे एक ट्रक की छत पर फेंक देता है। इसी बीच बैरन गैस स्टेशन की जांच शुरू कर देता है। उसे मृत हमलावरों में से एक के शरीर पर टैटू दिखाई देता है। इस निशान से पुष्टि होती है कि वह व्यक्ति एक श्वेत वर्चस्ववादी समूह के लिए काम कर रहा था। अगली सुबह मैथ्यू परिवार को एमिली की मां के घर ले जाता है। एमिली ने काफी समय से अपनी मां से बात नहीं की है। मैथ्यू उससे कहता है कि उसे उससे बात करनी चाहिए। विशाल संपत्ति को देखकर बच्चे दंग रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या उनकी दादी शाही परिवार से संबंध रखती हैं। एमिली पासवर्ड टाइप करके गेट से अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उनकी दादी जेनी एक पक्षी पर निशाना साधने का अभ्यास कर रही है। ये पहली बार है जब बच्चे उससे मिल रहे हैं। एमिली को पता चलता है कि मैथ्यू कई सालों से चुपके से जेनी को बच्चों की तस्वीरें भेज रहा था। लियो विनम्रतापूर्वक पूछता है कि क्या वो अपनी दादी को गले लगा सकता है। जेनी ने ठंडे लहजे में मना कर दिया और उससे कहा कि वे लोग वहां ऐसा नहीं करते। फिर वो उसे मृत पक्षी को उठाने का आदेश देती है। अंदर से ये हवेली और भी अधिक आलीशान दिखती है। मैथ्यू ICS की चाबी लेकर तुरंत वहां से निकलना चाहता है। जीनी उसे एक पल रुकने के लिए कहती है। तभी एक आदमी अंदर आता है। वो है जेनी का प्रेमी निगेल है। सबके सामने दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। इससे पूरा परिवार सदमे में है। मैथ्यू असहज महसूस करते हुए नाइजल से बच्चों को घर घुमाने के लिए कहता है। वो बताते हैं कि उन्हें जेई से अकेले में बात करनी है। इसी बीच बैरन लियो के छोड़े हुए गेमिंग डिवाइस से आने वाले सिग्नल को ट्रैक करता है। उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसे गुमराह किया गया है। इसी बीच उनके सहायक ने उन्हें सूचित किया कि चोरी हुई कार मिल गई है। वाहन का पता एक विशाल हवेली में चला। आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच करने के बाद बैरन को पता चलता है कि वो हवेली जेई की है। वो कभी MI6 की एक दिग्गज एजेंट थी। बैरन ने बताया कि उनकी संपत्ति की तलाशी के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। उसकी फाइल की समीक्षा करते समय उसे एक चौंकाने वाला विवरण पता चलता है। एमिली जेनी की बेटी है। बैरन इस जानकारी को अपने तक ही सीमित रखता है। हवेली के अंदर नाइजल बच्चों का मनोरंजन कर रहा है। वो गर्व से उन्हें अपने हाईटेक गैजेट्स का संग्रह दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि वो भी जासूस बनने का प्रशिक्षण ले रहा है। एलिस को कोई दिलचस्पी नहीं है और वो बाहर चली जाती है। नीचे जाकर मैथ्यू जेनी को बताता है कि उसने ICS की चाबियां उसके घर में कहीं छिपा दी हैं। यह सुनकर जेनी क्रोधित हो जाती है। वह उस पर अपने घर में खतरा लाने का आरोप लगाती है। एमिली पलटवार करते हुए अपनी मां को स्वार्थी कहती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसे अमेरिका भेज दिया गया था और उसकी कभी सच्ची देखभाल नहीं की गई थी। एमिली कहती है कि जब वो गर्भवती हुई तो उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कभी भी उसी तरह से नहीं करेंगी। जीनी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि एमिली भी कोई बेहतर नहीं है। उसका दावा है कि एमिली का अपनी ही बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार है। वो बताती है कि एलिस स्पष्ट रूप से उससे नाराज है। मन ही मन एमिली जानती है कि उसकी मां शायद सही हो सकती है। दूर से एली को बहस सुनाई देती है। अपनी मां को चोटिल देखकर वो अपराध बोध से भर जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि वो एक बुरी बेटी रही है। इसके कुछ ही समय बाद मैथ्यू और एमिली ICS को लाने के लिए निकल जाते हैं। एलिस अपनी दादी के पास जाती है। वो जेनी से कहती है कि वो उसकी मां से नफरत नहीं करती। वह उससे दृढ़तापूर्वक कहती है कि वह फिर कभी ऐसा न कहे। जीनी धीरे से मुस्कुराती है। वो समझाती है कि कोई भी बच्चा वास्तव में अपने माता पिता से नफरत नहीं करता है। वह कहती है कि बच्चे कभी कभार ही गुस्सा होते हैं। वो स्वीकार करती है कि एमिली उससे कहीं बेहतर मां है। अचानक हथियारबंद लोग संपत्ति पर धावा बोल देते हैं। वे फाटकों को तोड़कर परिसर में पानी भर देते हैं। हमले से अनजान मैथ्यू एमिली को पुराने शराब के तहखाने में ले जाता है। यहीं पर उसने 15 साल पहले ICS की चाबी छिपाई थी। कुछ ही देर बाद उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि घर पर हमला हो रहा है। वे एक बगल के प्रवेश द्वार से वापस भाग जाते हैं। अंदर उन्हें जेनी और निगेल बंधे हुए मिलते हैं। एमिली जल्दी से अपनी मां को मुक्त कर देती है। इसके बाद वो और मैथ्यू बच्चों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मुख्य हॉल में उनका सामना कई हथियारबंद लोगों से होता है। हमलावर लियो और एलिस को बंदूक की नोक पर बंधक बनाए हुए हैं। मैथ्यू और एमिली को एहसास होता है कि वे इतने सारे दुश्मनों पर काबू नहीं पा सकते। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैथ्यू आत्मसमर्पण कर देता है। वो स्वीकार करता है कि उनके पास IC कुंजी है। वो वादा करता है कि बच्चों को रिहा करने पर वो इसे सौंप देगा। उसी क्षण एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ता है। ये चक है। मैथ्यू और एमिली उसे जीवित देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। चक बताते हैं कि बैरन कभी खलनायक नहीं था। उनका कहना है कि बैरन वास्तव में एक अच्छा और सम्माननीय व्यक्ति है। उन्होंने इससे पहले जो खून खराबा और गोलीबारी देखी थी वो सब बनावटी थी। विमान दुर्घटना के बाद असफल मिशन के लिए चक को दोषी ठहराया गया। उनका करियर बर्बाद हो गया।
अब वो बदला लेने और आईसीएस की चाबी हासिल करने के लिए वापस आया है। चक चाबी लेता है और अपने हैकर को इसे सत्यापित करने का आदेश देता है। इसी बीच गार्ड जेनी की हालत देखने जाते हैं। उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह अभी भी बंधी हुई है। मौके का फायदा उठाते हुए जेनी ने एक छिपी हुई बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। वो शांतिपूर्वक एक एक करके सैनिकों को ढेर करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे और हमलावर आते गए, जेई को चाकू और रसोई के बर्तनों का इस्तेमाल करके उनसे लड़ना पड़ा। उस अफरा तफरी के दौरान नाइजल को गोली लग गई। दूसरे कमरे में दुश्मन कुछ समय के लिए विचलित हो गए। एमिली और मैथ्यू ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए उन पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया। हालांकि चक और उसके आदमियों ने पूरे समय बच्चों पर अपनी बंदूकें ताने रखी। जब मैथ्यू और एमिली ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो किसी ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। वे तुरंत बेहोश हो गए। जब वे जागे तो जेई पास ही खड़ी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चक और उसके आदमियों ने बच्चों को अगवा कर लिया था। वे हेलीकॉप्टर से भाग निकले। मैथ्यू ने सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखी। हेलीकॉप्टर का पंजीकरण नंबर स्पष्ट नहीं था। फिर उन्होंने वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बात देखी। लियो ने कैमरे की ओर अंगूठा ऊपर करके दिखाया। मैथ्यू को एहसास हुआ कि लियो अपनी फिटनेस ट्रैकर रिंग दिखा रहा था। यह उपकरण स्थान संबंधी डेटा प्रसारित कर सकता था। मैथ्यू ने तुरंत अपने खाते में लॉगिन किया। उसने सिग्नल का पता लगाते हुए एक कला संग्रहालय तक पहुंचा। उस रात मैथ्यू और एमिली ने सूट पहना और संग्रहालय के लिए रवाना हो गए। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। उन्होंने अपने हथियार बाहर छोड़ दिए और चुपके से अंदर घुस गए। इसी बीच चक ने आईसीएस कुंजी के लिए गोर से भारी भरकम रकम की मांग की। इससे गोर बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उसने अपने आदमियों को किसी भी कीमत पर चाबी लाने का आदेश दिया। चक खरीदारों को छत पर ले गया। उसने अपने हैकर को लंदन की पूरी बिजली बंद करने का निर्देश दिया। आईसीएस कुंजी की अनूठी क्षमता के कारण ये किसी भी सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता था। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। संग्रहालय भी प्रभावित हुआ। नीचे मैथ्यू और एमिली को एहसास हुआ कि चक चाबियों की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। एमिली ने निष्कर्ष निकाला कि चक छत पर ही होगा। उसने बताया कि छत से पूरे शहर का नजारा दिखता है। उन्होंने देखा कि गोर के कुछ आदमी लिफ्ट में प्रवेश कर रहे हैं। मैथ्यू और एमिली चुपचाप उनके साथ शामिल हो गए। छत पर खड़े होकर चक ने चाबी के बारे में गर्व से शेखी मारी। उसने अपने हैकर को बताया कि वे नदी पर बने बांध को भी खोल सकते हैं। इस बांध पर सामान्यतः नौसेना का नियंत्रण रहता था। इसने समुद्री जल को रोककर शहर की रक्षा की। जैसे ही अवरोधक नीचे उतरने लगा, नौसेना कमान में दहशत फैल गई। इसी बीच मैथ्यू और एमिली सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। सशस्त्र गार्ड उनके रास्ते में खड़े थे। उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी और उनमें से हर एक को मार गिराया। खरीदार आईसीएस कुंजी की शक्ति से चकित थे। अंत में एक व्यक्ति इसे $50 मिलियन में खरीदने के लिए सहमत हो गया। उसी क्षण बैरन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। मैथ्यू ने यह जानना चाहा कि उसने उन्हें कैसे पाया। बैरन ने बताया कि मैथ्यू और एमिली अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर नजर रखना उनका काम है। एमिली ने उससे विनती की कि वो दखल न दे। उसने उसे याद दिलाया कि उनके बच्चे खतरे में हैं। बैरन ने जवाब दिया कि उनका उन्हें गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे इस बात का सम्मान करते हैं कि उन्होंने चाबी को गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। बैरन को यह एहसास हो गया था कि चक ही असली मास्टरमाइंड था। उन्होंने मैथ्यू और एमिली को अपने साथ लड़ने का मौका दिया। वे दोनों मिलकर चक के नीलामी घर में धावा बोल देते हैं। चक भागने में कामयाब हो जाता है और मैथ्यू और एमिली उसका पीछा करते हैं। उसी समय बैरन के आदमियों का सशस्त्र गार्डों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। चक ने अपनी टीम को बच्चों को नाव तक ले जाने का आदेश दिया। वह उन्हें तुरंत चले जाने के लिए कहता है। समय खरीदने के लिए चक वहीं रुक जाता है। कुछ ही देर बाद गोर के आदमियों ने मैथ्यू और एमिली को रोक लिया। वे आईसीएस कुंजी की मांग करते हैं। अचानक हमलावरों के चेहरों पर लाल लेजर डॉट्स दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें उन पर हथियार ताने हुए हैं। भयभीत होकर गोर के आदमियों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। मैथ्यू और एमिली हमलावर की मोटरसाइकिलें देखते हैं। वे गोदी की ओर दौड़ते हैं। गोर की बैकअप टीम अपनी अपनी बाइकों पर उनका पीछा करती है। भागने के लिए मैथ्यू और एमिली अलग हो गए। अपनी बेहतरीन ड्राइविंग क्षमता का इस्तेमाल करते हुए मैथ्यू अपने पीछा करने वालों से बच निकलता है। एमिली अपने हमलावर को नीचे गिरा देती है और एक स्पीड बोट पर कूद जाती है। मैथ्यू भी कुछ ही देर बाद नाव से उनके पीछे आ जाता है। वे चक के ठिकाने के करीब पहुंच जाते हैं। चक अपने हैकर को चाबी सुरक्षित रखने और सेफ हाउस में वापस लौटने का आदेश देता है। बाहर नाइजल एक ट्रक में जेनी का इंतजार कर रहा है। वो हैकर को देख लेता है और तुरंत उसका पीछा करने लगता है। निगेल ने हैकर की कार को टक्कर मार दी, जिससे वो बेहोश हो गया। निगेल आईसी कुंजी लेता है और जेनी से संपर्क करता है। जेनी ने उसे तुरंत बैरियर बंद करने के लिए कहा। घबराया हुआ नाइजल सिस्टम को चलाने के लिए संघर्ष करता है। स्क्रीन पर त्रुटि संदेश तेजी से प्रदर्शित होते हैं। उसी क्षण मैथ्यू और एमिली चक की नाव पर पहुंच जाते हैं। वे नाव पर चढ़ जाते हैं और उसके आदमियों को एक एक करके पानी में फेंक देते हैं। अंततः नाइजल खुद को शांत करता है और सावधानी पूर्वक अवरोध को बंद करना शुरू करता है। मैथ्यू और एमिली को एहसास होता है कि टक्कर होने ही वाली है। उन्होंने तुरंत बच्चों को लाइफ जैकेट पहना दी। वे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पानी में फेंक देते हैं। वे मिलकर चक का सामना करते हैं। वे उसे नाव से धक्का देकर पानी में गिरा देते हैं। आखिरी क्षण में मैथ्यू और एमिली पानी में कूद जाते हैं। चक की नाव बैरियर से टकरा जाती है। एक भीषण विस्फोट होता है। खतरा आखिरकार टल गया। अब परिवार सुरक्षित है। मैथ्यू ने लियो की सूझबूझ की प्रशंसा की। एमिली ने राहत की सांस लेते हुए एलिस को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद जेनी आ जाती है। एमिली भी उसे गले लगा लेती है। अंततः परिवार फिर से एक हो गया है और उन्हें शांति मिल गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक